नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ याद है में। यहाँ मैं प्रत्येक अंक में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। आपका जीवन परिवर्तन की कहानी है। आप हमेशा एक अध्याय को पीछे छोड़ते हुए अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाते हैं। आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की एक मनोरंजक कहानी निमंत्रण। आइए सुनते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने कहा, सारे घर का न्योता है। उधर महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की तरह धोखा ना हो, पक्का पोढ़ा कर लिया है ना? मोटे राम ने कहा, ऐसा अवगुण मुंह से ना निकालो। बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है, जो तैयारियां करनी है कर लो। सोना, वह तो करूंगी ही, मगर है तो घर भर का ना। मोटे राम, अब और कैसे कहूं घर भर का है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। अरे भाई, मुरादापुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे, यह निर्णय करना मेरा काम है। अलगूराम शास्त्री, बेनीराम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, हेकूराम शास्त्री और मोटे राम शास्त्री। जब इतने आदमी अपने घर में हैं, तो बाहर कौन ब्राह्मणों को खोजने जाए? सोना, 7वां कौन है? मोटे राम, 7वां है पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना, भला मैं कैसे जाऊंगी? मोटे राम, सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में केवल परिधान का अंतर है। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो। पगड़ी मैं बांध दूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना देवी, अच्छा, इन बिच्छुओं का क्या करूंगी? मोटे राम, इन्हें उठाकर रख देना, और क्या करोगी? सोना देवी, नहीं भाई, मैं बिछुए नहीं उतारूंगी। मोटे राम ने सोचकर कहा, अच्छा, पहने चलो, बस पाँव में बहुत सारे कपड़े लपेट लेना। मैं कह दूंगा इन पंडित जी को फील पाव हो गया है। संध्या समय पंडित जी ने पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। तुम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम ना बताए। पिता का नाम बदल देने से गाली नहीं लगती, यह कोई अपराध नहीं। अलगूराम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे, बेनीराम के पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा, छेदीराम के पिता का नाम पंडित दमड़ी तिवारी, भवानी राम तुम गंगू पांडे बतलाना, हेकूराम तुम्हारे पिता का नाम सेतुराम पाठक है। अच्छा, अब मैं परीक्षा लूंगा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज दी। पंडित जी घबराकर लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाते थे, पर आज मोटे राम जी अपने मित्र को साथ न ले जाना चाहते थे, क्योंकि तब घर वालों में से किसी को छोड़ना पड़ता। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटे राम, कैसी बात करते हो मित्र, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित समय ही बदल गया, कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। चिंतामणि, कोई बात तो है मित्र, नहीं तो यह बालक यहाँ क्यों जमा है? मोटे राम, लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इन्हें कौन पूछेगा? चिंतामणि दुखित होकर बोले,
आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो, इसका मुझे गुमान न था। आज मित्रता की परीक्षा हो गई। चिंतामणि बाहर चले गए। मोटेराम जी के पास उन्हें मनाने का समय न था। वे फिर परीक्षा लेने लगे। सोना, मना लो, रूठे जाते हैं, फिर परीक्षा लेना। मोटेराम, जब कोई काम पड़ेगा तो मना लूंगा। निमंत्रण के नाम से ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। चिंतामणि रूठ कर तो चले थे, पर कुतूहलवश दरवाजे पर दुबके खड़े थे। फेकू के बाहर निकलते ही उसे गोद में उठा लिया और पूछने लगे, कहाँ न्योता है बेटा? चिंतामणि ने पूछा तो धीमे से था, किंतु मोटेराम शास्त्री ने सुन लिया। वे तुरंत बाहर आ गए। उन्हें देखकर चिंतामणि फेकूराम को गोद में लेकर अपने घर की ओर दौड़ पड़े। मोटेराम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो, धूर्त कहीं का, दुष्ट चिंतामणि, मैं कह देता हूं, इसका नतीजा अच्छा न होगा। फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊंगा। चिंतामणि ने एक न सुनी। मोटेराम जी अपनी भारी देह के चलते मुश्किल से दौड़ पा रहे थे। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गेंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। पंडित मोटेराम अपनी धोती में उलझकर गिर पड़े। चिंतामणि ने देखा तो वह रुककर फेकूराम से पूछने लगे, कहाँ न्योता है बेटा? फेकू, बता दे तो मिठाई दोगे? चिंता, हाँ दूंगा। फेकू, रानी के यहाँ। कौन सी रानी? फेकू, ये नहीं पता, पर कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी रानियां थीं। चिंतामणि ने सोचा, सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगा आऊंगा। जहां भोज होगा, भीड़ भाड़ होगी तो पता चल ही जाएगा। अब वह मोटेराम के पास आए तो देखा वह पड़े कराह रहे हैं। घबराकर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र? यहाँ तक कहीं गड़ा भी नहीं है। तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को ले जाओ और जो पूछना है पूछो। चिंतामणि, मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता। जरा दिल लगी की थी, तुम तो बुरा मान गए। चलो उठ जाओ। मैं सच कहता हूं, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटेराम, चल झूठे। चिंता, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूं। मोटेराम, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंता, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? मोटेराम, इससे कहीं अधिक। तुम गंगा में डूबकर भी कसम खाओ तो मुझे विश्वास ना आए। चिंता, दूसरा यह बात कहता तो मुंह उखाड़ लेता। मोटेराम, तो फिर आ जाओ। चिंता, पहले पंडिताइन से पूछाओ। मोटेराम यह भस्मक व्यंग न सह सके। चट उठकर चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्लयुद्ध होने लगा। दोनों गरज गरज कर हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे। मोटेराम, महावीर विक्रम बजरंगी। चिंता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटेराम, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंता, प्रभु राखिए लाज हमारी। मोटेराम, यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंता, यह हमने स्वयं रचा है। तुम्हारी तरह की रटंत विद्या थोड़े ही है, जितना कहो उतना रच दें। मोटेराम, अबे हम रचने पर आ जाएं तो एक दिन में 1,00,000 स्तुतियां रच दें, किंतु इतना अवकाश किसे है? मल्लयुद्ध अब शास्त्रार्थ का रूप लेने लगा। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि मोटेराम और चिंतामणि में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे। तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। तीनों त्रायताप से कम न थीं। पंडित जी ने उनके नाम बड़े रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री का नाम अमृति, मझली का गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। तीनों महिलाएं संकट के समय एक हो जाती थीं। खबर मिलने पर तीनों त्रिदोष की भांति कुपित होकर घर से निकल पड़ी। मोटेराम ने उन्हें आते देखा तो समझ गए कि अब खैर नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बकटुट भागे, फिर पीछे मुड़कर भी ना देखा।
8 बजते बजते पंडित मोटेराम ने स्नान पूजा कर कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए। पंखी तैयार है ना? सोना, पंखी लिए तो कब से बैठी हूं। तुम ही को कोई सुध नहीं है। रात में कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो। मोटेराम, तुम नहीं समझ सकती मैंने इतना विलंब क्यों किया। जल्दी जाने से अपमान होता है। जजमान समझता है लोभी है, भुक्कड़ है, इसलिए चतुर लोग विलंब किया करते हैं, जिससे यजमान समझे कि पंडित जी को इसकी सुधि ही नहीं है। भूल गए होंगे, इसलिए बुलाने को आदमी भेजे। इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है, वह मरभुक्कों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है। मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई ना कोई आता ही होगा। लाओ, थोड़ी फंकी दो। बालकों को खिला दी है ना? उन्हें तो मैंने सांझ ही को खिला दी थी। कोई सोया तो नहीं? सोना, आज भला कौन सोएगा। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी, महारानी बुला रही हैं, और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और न आते तो मैं कथा सुनाने चला जाता। मुझे बिल्कुल याद न थी। चलो, हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थी। पंडित जी को देखते ही रानी ने उनका चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए। मोटेराम, करता क्या, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने निमंत्रण स्वीकार न किया। सभी के सभी किसी न किसी के यहाँ आमंत्रित थे। अंत में जबरदस्ती प्रत्येक के घर से एक एक बालक को ले आना पड़ा। क्यों फेकूराम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? फेकूराम ने कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों ने भी बिना पूछे अपने अपने पिता का नाम बताया, किंतु अलगूराम चुपचाप रहा। तब रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है जी? अलगूराम चुपचाप रहा। फेकूराम ने कहा, हम बता दें, भैया भूल गए। रानी, पिता का नाम भूल गया, यह तो विचित्र बात है। तब तक अलगूराम बोल उठा, पंडित केशव पांडे। रानी, तो अब तक चुप क्यों था? मोटेराम, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। जब सामने पत्तल पड़ गई और भंडारी चांदी की थालों में एक से एक उत्तम पदार्थ लाकर परसने लगा, तब पंडित मोटेराम शास्त्री की आंखें खुल गईं। पहली बार ऐसे अनुपम पदार्थ उनके सामने आए थे। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है भला? मनो खा जाऊं, फिर भी और खाने को जी चाहे। इनसे उत्तम पदार्थों की तो कभी कल्पना भी नहीं हो सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिससे लाग डाक करूं? चिंतामणि के बिना रंग न उठेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती। ओह, बड़ी भूल हुई। यह ख्याल मुझे पहले नहीं आया। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार, आज्ञा हो तो कुछ कहूं। रानी, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटेराम, नहीं सरकार, कमी किसी बात की नहीं। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं। आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया था। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटेराम, मैं अभी आता हूँ सरकार, दौड़ता हुआ जाऊंगा। रानी, हमारी मोटर ले जाइए। पंडित जी को जाते देख सोना ने कहा,
तुम्हें आज क्या हो गया है जी? उसे क्यों बुला रहे हो? मोटेराम, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, मैं क्या तुमसे दब जाती? देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा। उसके पेट में शनिचर है। मोटेराम, बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता रहती है। भोजन करने की भी एक विद्या होती है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा? चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वह अपना परम हितैषी समझते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। अगर चिंतामणि जी को साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उन्हें धुतकार देती? पर स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है। अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपकी पड़ती थी। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और वहां या बाहर। बड़े निर्दयी हो मोटेराम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। अमृति देवी बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? पितृपक्ष तो आ ही रहा है। ऐसे ऐसे ना जाने कितने निमंत्रण आएंगे। एकाएक मोटर की आवाज आई। चिंतामणि ने खिड़की से मोटेराम को मोटर से उतरते देखा। उन्होंने मन में कहा, दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझसे बखान करने आया है। अमृति देवी ने पूछा, कौन है दाढ़ीदार? मोटेराम, हम हैं मोटेराम शास्त्री। चिंतामणि घर में है। रानी साहब ने उन्हें याद किया है। अमृति देवी, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगी? मोटेराम, अभी भोजन कहाँ हुआ है? या सो गए? अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे? यह कहते हुए मोटेराम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंतामणि, तब क्यों ना ले गए? जब इतनी दुर्दशा कर ली तब आए। अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटेराम, अजी, वह तरमाल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। आज तुम्हें बदकर पछाड़ूंगा। चिंतामणि, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? हमें शनिचर का इष्ट है। मोटेराम, अजी, यहाँ भंडारे का भंडारा साफ कर दें और इच्छा जो की त्यों बनी रहे। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। चलना तो दूर की बात है, गाड़ी पर लदकर आते हैं। चिंता, तो यह कौन सी बड़ी बात है? यहाँ तो टिकटी पर उठाकर लाए जाते हैं। एक क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठे और मोटर चली। जो ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं। दोनों तेजी से कदम बढ़ाने लगे, लेकिन चिंतामणि हल्के होने के कारण पहले रानी के पास पहुंच गए और सहसा यूं स्तुति करने लगे, हे यशोदे, तू बाल केशव मुरार नामा। रानी, क्या मतलब? अपना मतलब कहो। चिंता, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रहित किया है। रानी, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है? वह कहाँ रह गए? पंडित मोटेराम शास्त्री? चिंता, पीछे आ रहा है सरकार। मेरे बराबर आ सकता है भला? मेरा तो शिष्य है। रानी, अच्छा, तो वे आपके शिष्य हैं? चिंता, जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं। इतने में मोटेराम जी गिरते पड़ते हाँफते हुए आ पहुंचे। रानी, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति एवं विद्वान हैं। आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते हैं। मोटेराम, सरकार, मैं इनका दासानुदास हूँ। चिंता, जगत्तारिणी, मैं इनका चरण रज हूँ। मोटेराम, रिपुदल सहारिणी, मैं इनके द्वार का कुकर हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, चलिए भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। वह बच्चों को किस्से कहानियां सुना सुना कर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो, दोनों पंडित आसन पर बैठ गए हैं।
फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुंचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। चिंता, भंडारी जी, तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? भंडारी, चुपाई मारे बैठे रहो, जोन कुछ होई सब आए जाई, घबराए का नहीं होत। मोटेराम, धीरज धारो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। चिंता, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे। नहीं तो लाओ, मैं चटपट भोग लगा दूं। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए। वे रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे। पंडित मोटेराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है, तो उन्होंने भी राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया। दोनों गरज गरज कर जाप करने लगे। इतने में भंडारी ने आकर कहा, महाराज अब भोग लगाइए। भोग की तैयारी हुई। बाल वृंद सजग हो गया। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल, और चिंतामणि ने आरती की थाली उठा ली। आरती समाप्त हो गई थी। भोजन शुरू होने को था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल में गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अचकचा कर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटेराम से इशारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र, कोई उपाय निकालो। मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है, यह ससुर आया कहाँ से? रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया, यह रोज बंधा रहता था, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। मोटेराम, कोई हर्ज नहीं है सरकार, तो अब आज्ञा हो तो चलें। रानी, हाँ और क्या, मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए हो टामी। भंडारी, यह पत्तल उठाकर मेहतर को दे दो। सोना को बालकों पर दया आ रही थी। बेचारे इतनी देर से देवोपम धैर्य के साथ बैठे थे। उसका बस चलता तो इस कुत्ते का गला घोंट देती। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे बच्चों को खिला दो, ये बेचारे क्यों भूखों मरे। क्यों फेकूराम, मिठाई खाओगे? फेकूराम, इसीलिए तो आए हैं। रानी, कितनी मिठाई खाओगे? फेकू, बहुत सारी। रानी, अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो बात मैं पूछूं वह बतानी पड़ेगी, बताओगे ना? फेकू, हाँ बताऊंगा, पूछिए। रानी, झूठ बोले तो एक मिठाई ना मिलेगी, समझ गए? फेकू, मत दीजिएगा, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। रानी, अपने पिता का नाम बताओ। मोटेराम, उसने तो आते ही आते बता दिया था। रानी, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपको क्या आपत्ति है? चिंता, नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं। मोटेराम, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक ना होगा। रानी, आप व्यर्थ ही इतना क्रोध कर रहे हैं, बोलो फेकूराम, फिर मिठाई ना पाओगे। चिंता, बता दो बेटा, महारानी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। मोटेराम, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूं तुम्हारे अधीन आए हैं, वह नहीं बताता तुम्हें क्या? फेकूराम कुछ बोलना चाहता था, पर मोटेराम ने इतना जोर से डांटा कि वह चुप हो गया। रानी, क्यों डांटते हो उसे, बोलने क्यों नहीं देते, बोलो बेटा। मोटेराम, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं, अब हम इस द्वार पर कभी ना आएंगे। यहाँ सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है। चलो बेटा, खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना। चिंता, मोटेराम, महारानी के सामने तुम्हें इतनी कटु बातें ना करना चाहिए। मोटेराम, पेट के गुलाम हो, ठाकुर सुहाती कर रहे हो कि एक आध पत्तल मिल जाए। यह मर्यादा का पालन करते हैं, इसका बदला न लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटेराम बालक वृंद के साथ बाहर चले आए और भाग्य को कोसते हुए घर को चले। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लाया।
सोना ने कहा, भांडा फूटत फूटत बच गया। चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। मैं तो जानता हूं, रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। सोना, मैं तो उनका मुंह देखकर ही ताड़ गई कि वो हमको पहचान गई। इधर ये लोग तो पछताते चले जाते थे, उधर चिंतामणि की पांचों उंगली घी में थी, आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयां परोस रही थी। वार्तालाप भी होता जाता था। रानी, बड़ा धूर्त है। मैं बालकों को देखते ही समझ गई। अपनी स्त्री को भेष बदल कर लाते उसे लज्जा ना आई। चिंता, मुझे कोस रहे होंगे। रानी, मुझसे उड़ने चला था। मैंने भी कहा था, बच्चा, तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। टामी को बुला लिया। चिंता, सरकार की बुद्धि धन्य है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। पाखंड, अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांड समाज के लिए सदैव घातक सिद्ध होते हैं। मैं सरिता अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।